फ्रांस में रेन ऑफ टेरर का अंत हुआ 9 थर्मिडोरम रिएक्शन के द्वारा, जिसके तहत जैकोबिन क्लब के चीफ रॉबespierre और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया गया और फ्रांस में एक नई तरह की गवर्नमेंट आई जिसे कहा गया द डायरेक्टरी। आज हम इसी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। नमस्कार, मैं हूं रवि और मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी हेडिंग है फ्रॉम द फ्रेंच डायरेक्टरी टू द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ द नेपोलियन फ्रॉम 1795 टू 1804, जिसके तहत हम देखेंगे कि किस तरह से एक नई गवर्नमेंट आई फ्रांस में एक्सट्रीमिस्ट को हटाकर, जिसे कहा गया द डायरेक्टरी, और किस तरह से फ्रांस में धीरे धीरे आर्मी मजबूत होती चली गई और इसी के साथ फ्रांस का नया आर्मी कमांडर नेपोलियन बोनापार्टा पूरी तरह पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर 1799 में फ्रांस का नया डिक्टेटर बना, जिसने 1804 में खुद को एम्परर घोषित करा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। फ्रांस में एक्सट्रीम रेडिकलिज्म आया, रेन ऑफ टेरर आया, जिसके तहत बेकसूर लोगों को सिर्फ शक के बिना पर कैद कर लिया गया, एग्जीक्यूट किया गया गुलुटाइन के द्वारा, और बहुत सारे रिबेल भी हुए। इसी के साथ साथ फ्रांस वॉर में भी गया। इस रेडिकल गवर्नमेंट को हटाकर नई गवर्नमेंट आई द डायरेक्टरी। अब कहने के लिए तो ये रिपब्लिक को सपोर्ट करती थी, गणतंत्र को सपोर्ट करती थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। डायरेक्टरी ने भी सारे के सारे विचारधाराएं जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थी उन्हें सप्रेस करा और रिबेलियंस को भी बहुत ब्रूटली सप्रेस करा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। हमारी पहली हेडिंग है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्टरी 1795। नया संविधान, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 3 कहा गया, 22 अगस्त 1795 को लागू हुआ, जिसके तहत फ्रांस की गवर्नमेंट को द डायरेक्टरी के हाथों में सौंप दिया गया। अब अभी तक जो गवर्नमेंट का ढांचा था वो यूनिकैमरल था, यानी कि एक सदनात्मक था, लेकिन इस नए संविधान के द्वारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, यानी द्विसदनात्मक संसद बनाई गई। इसके तहत एक सदन था काउंसिल ऑफ 500, यानी 500 मेंबर्स का। इसे लोअर हाउस कहा गया। इनका जो काम था वो लॉज को ड्राफ्ट करने का था, यानी लॉ बनाने का था। इसके लिए जो शर्त थी मेंबर होने की वो थी 30 ईयर। दूसरा जो हाउस था वो था काउंसिल ऑफ एशियट। इसमें मेंबर्स की संख्या थी 250 और इनका काम था जो लॉज बनाए गए काउंसिल ऑफ 500 के द्वारा उन्हें या तो अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, और इनकी जो एज लिमिट थी वो थी 40+ ईयर्स। और उसी के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाई गई, जिनका काम लॉज को इंप्लीमेंट करवाना था। तो इस तरह का ढांचा बनाया गया फ्रांस की नई डायरेक्टरी का, जिससे कि किसी एक के पास पूरी की पूरी शक्ति ना चली जाए और फ्रांस दोबारा से एक तरह की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ना तब्दील हो जाए। लेकिन इसके इलेक्शन के कुछ तरीके बदले गए थे। कहने के लिए तो ये खुद को गणतंत्रात्मक कहते थे और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था नेशनल कन्वेंशन द्वारा लाया गया उसे रिजेक्ट करा, और जो पुरानी व्यवस्था के दौरान इलेक्शन होते थे जिस तरह से, उसे दोबारा से लागू करा।
जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से फ्रांस में जो जनता है उसे एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बदला था। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनके पास अपनी लैंड थी, मेल थे, 25 ईयर से अबव थे। और पैसिव सिटीजन वो थे जो टैक्स पे नहीं करते थे, अपनी लैंड नहीं थी, या विमेंस थे। अब सिर्फ एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को चुनते थे। फिर इलेक्टर्स जाकर लेजिस्लेचर्स को चुनते थे, यानी काउंसिल ऑफ 500 और काउंसिल ऑफ एंशियंट के मेंबर्स, 500 यहाँ, 250 यहाँ। तो इस तरह से लेजिस्लेचर का चुनाव होता था। इसके बाद काउंसिल ऑफ 500 एक लिस्ट रेडी करती थी एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी वो इस लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम लिखती थी जो उन्हें लगता था कि एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टरी के मेंबर होने चाहिए। ये लिस्ट इसके बाद काउंसिल ऑफ एंशियंट के पास जाती थी और काउंसिल ऑफ एंशियंट के 250 मेंबर्स मिलकर 5 लोगों का चुनाव करते थे जो बनते थे एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर्स। 1795 में जो डायरेक्टर्स बने 5, उनके नाम इस तरह से हैं। एक है पॉल बरास, दूसरे हैं जीन फ्रैंको रूविल, तीसरे हैं लुई मैरी डेला, चौथे हैं एटीन लेटूर्नर और पांचवें हैं लजार कार्नोट। इसमें जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे बेहतर लीडरशिप क्वालिटी वाले लीडर थे वो थे लजार कार्नोट। तो इस तरह का ढांचा था डायरेक्टरी का, जिसके तहत फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट चल रही थी। अब जब डायरेक्टरी ने पावर संभाली तो उसके पास पावर संभालते ही सर्टेन चैलेंजेस भी आए, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी कि किस तरह से फ्रांस में अतिवाद बढ़ रहा था, फ्रांस वॉर लड़ रहा था और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था। तो कुछ इमीडिएट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा डायरेक्टरी को गवर्नमेंट संभालते ही। सबसे पहला चैलेंज था इकोनॉमिक क्राइसिस का। इसमें कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली किस तरह से फ्रांस बुरी हालत में था। अगर आपको इससे पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने इकोनॉमिक क्राइसिस में डिटेल में बात करी है। वॉर लड़ रहा था, इकोनॉमी जिसके कारण टूट रही थी फ्रांस की। दूसरा, हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं थी, बैड हार्वेस्ट थी, तो ग्रेन अवेलेबल नहीं थे। इन्फ्लेशन अपने चरम में पहुंच चुका था, महंगाई अपने चरम में पहुंच चुकी थी फ्रांस की। इसी के साथ साथ फ्रांस के पास मिलिट्री को सैलरीज देने तक के पैसे नहीं थे। तो इकोनॉमिकली बहुत वीक था फ्रांस जब डायरेक्टरी के पास फ्रांस की सरकार चलाने की जिम्मेदारी आई। उसके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल टेंशन भी चल रही थी फ्रांस में। जैसे ही डायरेक्टरी बनी वैसे ही जो रॉयलिस्ट थे वो दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पोजीशन पाने के लिए आगे बढ़े। उसके साथ साथ ही जो न्यू जैकोबियंस थे, जो जैकोबियन आइडियाज को फॉलो करते थे, उन्होंने भी अंडरग्राउंड क्लब बनाने शुरू कर दिए। उसी के साथ साथ जो एमिग्रेस थे वो भी एक्टिव हो गए और दोबारा से फ्रांस की ओर बढ़ने लगे। और उसी के साथ साथ चुआंस यानी रॉयलिस्ट गॉरिलियन आर्मी जो वेस्ट में अभी तक छुपी हुई थी, जो विरोध कर रही थी रेडिकल आइडियाज का फ्रांस में, वो दोबारा से एक्टिव हो गई। तो ये सारे चैलेंजेस दोबारा से उभर कर आ रहे थे नई डायरेक्टरी के सामने। नई डायरेक्टरी के दौरान फ्रांस में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें से एक है 5 अक्टूबर 1795 का 13 वेंडेमेयर अपराइजिंग। 13 वेंडेमेयर
इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नया कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये 13 तारीख थी वेंडेमियर महीने की। तो 5 अक्टूबर 1795 को फ्रांस के शहर पेरिस के जो रॉयलिस्ट थे उन्होंने एक कू करने की कोशिश की पेरिस शहर में और पॉलिटिक्स को सीज करने की कोशिश की और पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेने की कोशिश की, जिसको देखते हुए जो डायरेक्टर्स थे पॉल बरास, इन्होंने नेपोलियन का सहारा लिया और नेपोलियन को इंस्ट्रक्ट किया कि आर्मी के सहारे इस कू को रोका जाए। आर्मी आई, पेरिस शहर में नेपोलियन हेड कर रहे थे और इन्होंने रॉयलिस्ट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। ये पहला मौका था जहां पर नेपोलियन को एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिली और नेपोलियन आम जनता के सामने एक हीरो साबित हुए। इसके बाद कुछ की कमिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1795 से 1796 के दौरान। जैसे जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया। अगर आपको याद हो जब हमने रेन ऑफ टेरर की बात की थी तो वहां पर हमने बताया था कि एक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनी थी जिसमें रॉबेस्पियर और उसके साथी मिलकर फ्रांस के लिए नियम और कानून बनाते थे और किस तरह से ये नियम कानून बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्राउंड्स में बने थे। तो इसे पूरी तरह तो सस्पेंड नहीं किया गया लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल पावर थी उन्हें बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी अब महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनकर रह गई, वो भी बहुत कम पावर्स के साथ। उसी के साथ साथ कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी को भी वीक कर दिया गया। अब ये जो कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी थी ये भी नेशनल कन्वेंशन के दौरान ही बनी थी। ये एक तरह की खुफिया पुलिस थी जिसका काम था पूरे के पूरे फ्रांस में निगरानी रखना। इसकी पावर्स को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। उसी के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स के लिए एक नई एजेंसी क्रिएट की गई। अब फ्रांस के इकोनॉमिक हालात के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि वो कितने बुरे कंडीशन में थी। तो इस आर्थिक हालात को सुधारने के लिए फ्रांस में एक डायरेक्ट टैक्स वसूलने के लिए सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनाई गई। इसके तहत टैक्स इंस्पेक्टर्स को लाया गया, भर्ती किया गया और सेंट्रलाइज तरीके से लैंड टैक्स वसूलने की कोशिश की गई फ्रांस में। इन इंस्पेक्टर्स का मेनली 3 तरह का टैक्स वसूलने का काम था। एक तो था लैंड टैक्स जो कि किसानों से और लैंड ओनर से वसूला जा रहा था उनकी जमीनों के ऊपर। दूसरा था पर्सनल एंड मूवेबल टैक्स जैसे घरों के ऊपर और इस तरह की कोई संपत्ति है तो उसके ऊपर। इसके साथ साथ इनकम टैक्स वगैरह वसूला जाता था और इसके साथ साथ एक बड़ा ही स्ट्रेंज टैक्स भी लगाया गया नई डायरेक्टरी ने फ्रांस की आम जनता के ऊपर, जिसका नाम था डोर एंड विंडो टैक्स। यानी कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां गिनी जाती थी और जितनी ज्यादा ये होती थी उस आधार पर भी एक टैक्स लगाया जाता था फ्रांस में इस नई एजेंसी के द्वारा। उसके साथ साथ जो म्युनिसिपैलिटीज थी उन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया। अब फ्रांस में जब नेशनल कन्वेंशन का दबदबा था तो उस समय पर जो कम्यून थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। हमने पढ़ा है कि किस तरह से कम्यून की हेल्प से ही पेरिस में राजा को कैद कर लिया था रेवोल्यूशनरीज ने और कम्यून जैकोबिन्स के साथ मिलकर फ्रांस में रेडिकलिज्म फैला रही थी। तो सबसे पहले डायरेक्टरी ने इन नए रूल्स के थ्रू जितने भी छोटे छोटे कम्यून थे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया और इन सब को इंटीग्रेट किया एक प्रॉपर म्युनिसिपैलिटीज में। म्युनिसिपैलिटीज का साइज थोड़ा छोटा किया गया जिससे कि बहुत ज्यादा खर्चा ना हो म्युनिसिपैलिटीज रन करने में और जैकोबिन्स को धीरे धीरे यहां से हटाया गया। तो इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज को रीऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा एक और कॉन्स्पिरेसी हुई फ्रांस में जिसे बेब्यूफ
कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी ऑफ इक्वल्स भी कहा जाता है, जो 1796 में हुई। ये कॉन्स्पिरेसी बेसिकली फ्रांस के ही एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिनका नाम था ग्रेकस बेब्यूफ, उनके द्वारा रची गई। बेब्यूफ जैकोबिन्स के समर्थक थे। बेब्यूफ की बेसिकली 3 डिमांड थी। एक थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वेल्थ, यानी जमीन को इक्वली और वेल्थ को फ्रांस की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सब पे। दूसरा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। इनका मानना था कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ये आम जनता और गरीबों के पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे थे कि सारे के सारे जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो फ्रांस के गरीब से गरीब जनता तक पहुंचाए जाएं, जिसके लिए ये एक साजिश रच रहे थे फ्रांस में चोरी छुपे। 1796 में डायरेक्टरी जो नई गवर्नमेंट है उसे पता चला कि इस तरह की कोई रणनीति बनाई जा रही है फ्रांस में, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इसके खिलाफ। इनका जो घोषणा पत्र था उसे ट्रिब्यून ऑफ द पीपल कहा गया। बेब्यूफ और उनके साथियों को पकड़कर इम्प्रिजन कर दिया गया और 1797 में इन्हें इनके साथियों के साथ एग्जीक्यूट कर दिया गया, और इस तरह से कंस्पिरेसी ऑफ इक्वल्स को दबाया गया नई डायरेक्टरी के द्वारा। अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो नई डायरेक्टरी है वो धीरे धीरे जितने भी विरोधी हैं उनके, उन्हें खत्म कर रही है। फिर वो चाहे रॉयलिस्ट हो, राजा के समर्थक हो, या एक्सट्रीमिस्ट हो, जैकोबिन्स हो। चौथा पॉइंट है मिलिट्री कैंपेन्स एंड एक्सपेंशन। इसमें हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला है नेपोलियंस इटालियन कैंपेन फ्रॉम 1796 टू 1797, और दूसरा है वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन 1795 टू 1797। तो फ्रांस में सबसे बड़ा जो दुश्मन था फ्रांस का वो था ऑस्ट्रिया, जो बार बार उसे चैलेंज कर रहा था। और इसे टैकल करने के लिए डायरेक्टरी ने नेपोलियन को जिम्मा सौंपा इस चैलेंज से लड़ने का। फ्रांस की इकोनॉमिक हालत बुरी थी, ट्रेजरी खाली थी, और फ्रांस को चाहिए था पैसा। और पैसा आ सकता था नए युद्ध लड़के और नए खजाने लूट कर, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई दोबारा से 26 साल के नेपोलियन बोनापार्टा को, और इटालियन आर्मी का कमांडर बनाकर उन्हें इटली भेजा गया 1796 में। नेपोलियन के सामने मेनली 3 दुश्मन थे। एक था ऑस्ट्रिया, दूसरा था पेडोमोंट सार्डिनिया, और तीसरे थे हैब्सबर्ग के राजा जो इटली में राज करते थे। तो इन 3 दुश्मनों से लड़ना था नेपोलियन बोनापार्टा को। और नेपोलियन बोनापार्टा बहुत ही स्ट्रेटेजिस्ट आर्मी कमांडर थे। इन्होंने एक एक करके इन दुश्मनों से लड़ा और अलग अलग बैटल्स के द्वारा विजय प्राप्त की इटली में। जैसे कि मोंटेनोट एक बैटल था, लोडी, आर्कोइल, रिवोली, और इस तरह के ही काफी सारे बैटल्स के थ्रू इन तीनों दुश्मनों को हराकर नेपोलियन बोनापार्टा विजय रहे इस युद्ध के। और इसके बाद अक्टूबर 1797 में ट्रीटी ऑफ कॉम्पो फॉर्मियो हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसने इटली से खुद को हटा लिया, राइन नदी को बॉर्डर माना फ्रांस का, और फ्रांस को इसके तहत इटली में शासन करने का पूरा अधिकार मिला, और फ्रांस को काफी सारा टैक्स और लूट का सामान भी इस युद्ध के द्वारा मिला। दूसरा था वॉर्स ऑफ द फर्स्ट कोएलिशन
फ्रॉम 1795 टू 1797। अगर आपको याद हो, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स की बात की थी फ्रॉम 1792 टू 1795, उसमें हमने देखा था कि एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ मेनली 4 देश थे। एक था ब्रिटेन, दूसरा था स्पेन, तीसरा था प्रशिया, चौथा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो 1795 आते आते सारे देशों को फ्रांस ने एक एक करके हरा दिया था। प्रशिया ने और स्पेन ने संधि की थी ट्रीटी ऑफ बेसिल की 1795 में, जिसके तहत दोनों ने ही इस युद्ध से खुद को पीछे कर लिया। अब सिर्फ 2 दुश्मन बचे फ्रांस के, एक बचा ऑस्ट्रिया, दूसरा बचा ब्रिटेन। ट्रीटी ऑफ कॉम्पो फोर्मियो के द्वारा ऑस्ट्रिया भी साइड हो गया और अब सिर्फ एक दुश्मन बचा था, ब्रिटेन, फ्रांस का, और ये कोalition पूरी तरह से खत्म हो गया 1797 में। तो इस तरह से फर्स्ट कोalition के दौरान फ्रांस को अपने पड़ोसी देशों से लगभग सारी विजय ही प्राप्त हुई, हार का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस इनसाइड दी डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में धीरे धीरे काफी सारे राजनीतिक संकट भी आ रहे थे, जिसकी शुरुआत हुई 4 सितंबर 1797 के कू ऑफ 18 फ्रक्टिडोर के द्वारा। अब ये जो डायरेक्टरी है, इसको आम जनता का सपोर्ट तो नहीं था, जिसको हमने देखा 1797 के इलेक्शन के द्वारा। 1797 में इलेक्शन हुए फ्रांस में, जिसमें रॉयलिस्ट को बहुमत मिला। दोबारा से डायरेक्टरी के 3 लीडर बरास, रूबेल और लेप्यू ने एक कू किया आर्मी की सहायता लेकर, और जो रॉयलिस्ट जीते थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया साइन में, जिसे डेविल्स आइलैंड भी कहा जाता था, और इन्हें प्रिजनर बना दिया गया और इलेक्शंस को रद्द कर दिया गया। अगले साल एक और इलेक्शन हुआ जिसमें जैकोबिन्स को बहुमत मिला 1798 में। दोबारा से डायरेक्टरी को ये पसंद नहीं था और 11 मई 1798 को कू ऑफ फ्लोरियल हुआ, जिसके तहत दोबारा से इलेक्शंस को रद्द कर दिया डायरेक्टरी ने। ये जो दूसरा कू था, ये आर्मी की मदद से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन मैनिपुलेशन के द्वारा रद्द किया गया चुनाव था। यहां से हमें साफ साफ समझ आ जाता है कि जो डायरेक्टरी है वो डेमोक्रेसी की तो बिल्कुल भी हक में नहीं थी, और ये भी एक तरह की डिक्टेटरशिप ही चाहती थी, जिसमें पावर हमेशा इनके हाथ में ही बनी रही। अब जो हमारा छठा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड क्राइसिस, यानी कि डायरेक्टरी ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू की और उसके साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी और ज्यादा गहराया फ्रांस में। कुछ मेजर्स लिए डायरेक्टरी ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, जो बहुत बुरे हालात में थी, और असाइनेट को 1796 में अबॉलिश कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब असाइनेट अगर आपको याद हो तो ये एक नई करेंसी थी जो नई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। असाइनेट 1795 आते आते अपनी 95% जो वैल्यू है वो खो चुके थे और लगभग एक कागज की तरह हो गए थे। तो इसे अबॉलिश करके एक नई करेंसी लाई गई, मैंडेट। लोगों का भरोसा मैंडेट में बिल्कुल भी नहीं था और लोगों ने इस करेंसी को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया, और 1 महीने के अंदर ही ये करेंसी फेल हो गई। ये देखते हुए डायरेक्टरी ने एक करेंसी फ्रैंक, जो पहले से ही फ्रांस में चलती थी, उसे दोबारा से रिवाइव किया और इसके ऊपर लोगों को कुछ भरोसा भी हुआ, और धीरे धीरे इसने फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसे थोड़ा सा बेहतर स्थिति में भी लाया।
अब ये जो फ्रैंक है ये कोई पेपर करेंसी नहीं होकर मेटेलिक करेंसी थी। इसका जो भार था वो लगभग 5 ग्राम के एक सिल्वर के सिक्के के बराबर था और इसी कारण इसमें लोगों को भरोसा भी जगा। इसके साथ ही मैट्रिक सिस्टम यानी वेट और मेजर्स के लिए नए मापदंड तय किए गए डायरेक्टरी के द्वारा और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को दोबारा से रिस्टोर किया गया एंशियंट रजीम में जो मौजूद थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया था, लेकिन डायरेक्टरी ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए दोबारा से कुछ इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करे जिससे फ्रांस की आम जनता काफी ज्यादा खफा हुई। अब क्या थे इनडायरेक्ट टैक्स? जैसे कि ऑक्ट्रॉय, ये टाउन एंट्री टैक्स था। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी इस बारे में कि किस तरह से नई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स लगाया था पूरे के पूरे फ्रांस में, लेकिन दोबारा से जब डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई तो उसने टाउन एंट्री के लिए एक टैक्स लगाया, यानी कि आप अगर एक टाउन से दूसरे टाउन जाओगे तो आपको बॉर्डर में एक टैक्स देना होगा अपने सामान पे। उसी के साथ साथ अन्य इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाए एवरीडे आइटम्स के ऊपर, जैसे कि टबैको, अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह वगैरह जो हमारी गवर्नमेंट्स भी लगाती हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि मेनली दो ही टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम्स और प्रॉपर्टी में लगता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रोडक्ट्स वगैरह में लगता है। उसी तरह का टैक्स फ्रांस की नई गवर्नमेंट ने भी लगाया। उसी के साथ साथ टोल टैक्स जिसे पेगस कहा गया वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया। टोल टैक्स आपको पता होगा कि हाईवेज में लगता है, वही टैक्स फ्रांस की नई गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा। और उसी के साथ साथ जो सॉल्ट ड्यूटीज हैं वो भी दोबारा से लाई गई फ्रांस में। सॉल्ट ड्यूटी और सॉल्ट टैक्स में फर्क है। सॉल्ट टैक्स है जो आम जनता से लिया जाता है, सॉल्ट ड्यूटीज हैं जो सॉल्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट और उसके रखने के एवज में ली जाती हैं। तो ये दोबारा से इंट्रोड्यूस की गई और इन सॉल्ट ड्यूटीज को देखते हुए फ्रांस की जनता को लगा कि दोबारा से गैबल जिसे सॉल्ट टैक्स कहा जाता था नई डायरेक्टरी से इंट्रोड्यूस करेगी, जिससे फ्रांस की आम जनता काफी ज्यादा खफा हुई। सॉल्ट टैक्स का भारत की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आपको पता हो कि किस तरह से महात्मा गांधी ने पूरा का पूरा डांडी मार्च किया था, जब वो साबरमती से डांडी तक चले थे अपने अनुयायियों के साथ और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए सॉल्ट टैक्स की अवहेलना करते हुए नमक बनाया था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस जब यूरोप के साथ युद्ध में गया तो उसे शुरुआती दौर में तो सारी की सारी विजय प्राप्त हुई और उसने यूरोप के हर एक देश को लगभग पीछे को धकेला और काफी सारी टेरिटरीज अपने कब्जे में ली। फर्स्ट कॉलिशन के दौरान जहां पर एक तरफ फ्रांस खड़ा था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली ये सब देश थे, तो फ्रांस ही विजय रहा इस पूरे युद्ध के दौरान लगभग 1798 तक। फ्रांस ने बेल्जियम को अपने कब्जे में ले लिया, नीदरलैंड में अपनी पपेट स्टेट बना दी, उसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड को कब्जे में लेकर लगभग पूरे इटली को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अपनी अपनी पपेट स्टेट खड़ी करी। लेकिन फ्रांस का सबसे बड़ा सरदर्द था ब्रिटेन। ब्रिटेन इससे पहले भी 7 ईयर ऑफ वॉर में फ्रांस को हरा चुका था, जिसका कारण था ब्रिटेन की असीम ट्रेजरी। और ये ट्रेजरी, ये धन उसे मिलता था इंडिया से, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटेन की जहां से वो असीम धन प्राप्त करता था और युद्ध में झोंकता था। जब फर्स्ट कॉलिशन टूटा तो फ्रांस
एक बहुत बड़ा विजयी देश बनकर उभरा पूरे के पूरे यूरोप में। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। ब्रिटेन ने दोबारा एक कॉalition बनाई जिसमें ब्रिटेन, रशिया, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया एक साथ मिले और धीरे धीरे जितने भी लैंड अक्वायर की थी फ्रांस ने उन्हें वापस ले लिया गया, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड के स्टेट थे और फ्रांस को दोबारा से कमजोर स्थिति में ला गए। अब नेपोलियन को पता था अगर ब्रिटेन से लड़ना है तो सीधे सीधे तो युद्ध नहीं जीता जा सकता ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन की नेवल जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ब्रिटेन को इकोनॉमिकली कमजोर करना होगा और ब्रिटेन की इकोनॉमी गिराने का सबसे जो इजी माध्यम था वो था ब्रिटेन की ट्रेड को इफेक्ट करना। अब आपने स्वेज कैनाल का नाम सुना होगा, जहां से ब्रिटेन पूरा का पूरा ट्रेड करता था इंडिया के थ्रू सी रूट से। तो नेपोलियन ने इजिप्ट में एक्सपेडिशन किया, इजिप्ट का अभियान किया 1798 और 1799 में। इसके कुछ मूल कारण थे इस अभियान के। एक तो था ब्रिटिश ट्रेड को खत्म करवा देना इंडिया से। अगर इंडिया से ब्रिटेन का ट्रेड वीक पड़ता तो ब्रिटेन की ट्रेजरी में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता और ब्रिटेन लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता था। दूसरा रीजन था साइंटिफिक मिशन। नेपोलियन ने इस युद्ध के दौरान लगभग 167 स्कॉलर्स को इंपोर्ट किया फ्रांस में, जिनमें से कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ हिस्टोरियंस थे। तीसरा था इसकी अपनी ग्लोरी, यानी इसकी अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे बढ़ाना। नेपोलियन को पता था अगर मैं वॉर मिलिट्री वाइज हार भी जाऊंगा तो मैं इसे एक इंटेलेक्चुअल वॉर बना दूंगा, यानी कि मैं इस तरह का मैसेजिंग दूंगा फ्रांस में कि हमने इंटेलेक्चुअली ये वॉर जीता है, क्योंकि हम इजिप्ट से काफी सारे स्कॉलर्स फ्रांस में लाए हैं। अब इस युद्ध के कुछ की फैक्ट हैं। बैटल ऑफ पिरामिड हुआ 1798 में। इजिप्ट में उस समय पर मामलुक डायनेस्टी थी। इसे हराया गया नेपोलियन के द्वारा और यहां पर नेपोलियन को विक्ट्री प्राप्त हुई। लेकिन जल्द ही ब्रिटेन यहां पर आ गया अपनी नेवल देकर, क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि अगर स्वेज कैनाल का रूट फ्रांस के कब्जे में आ गया तो उसका ट्रेड पूरी तरह से इंडिया से बिखर जाएगा। तो बैटल ऑफ नील हुआ 1798 में, जिसकी अध्यक्षता की ब्रिटिश नेवल ऑफिसर नेल्सन ने, और इसमें जो फ्रेंच नेवी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फ्रांस की बहुत बड़ी हार हुई इजिप्ट में। इससे नेपोलियन को फ्रांस सीक्रेटली वापस आना पड़ा 1799 में अपनी आर्मी इजिप्ट में ही छोड़कर। लेकिन फ्रांस में इस तरह से शो किया डायरेक्टरी ने कि ये युद्ध फ्रांस हारा नहीं है बल्कि जीता है। एक तो उन्होंने बोला कि इंटेलेक्चुअली हम जीते हैं, दूसरा उन्होंने मीडिया को सेंसर करके बैटल ऑफ नील को हाईलाइट किया ही नहीं और बैटल ऑफ पिरामिड की विजय ही बताई, इसी की बात करी फ्रांस में। और नेपोलियन जो युद्ध हार चुका था इजिप्ट में उसे एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया फ्रांस के अंदर। अब जब नेपोलियन वापस आया, इसी के साथ साथ डायरेक्टरी भी पूरी तरह से कोलैप्स हुई फ्रांस में। फाइनल क्राइसिस ऑफ द डायरेक्टरी 1799। इसके कुछ रीजंस हैं
कोलैप्स के। जैसे कि फ्रांस की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जब से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था अब तक इकोनॉमी डिग्रेड ही हो रही थी, वो एक बार भी स्टेबल नहीं हो पाई थी। और जब फ्रांस वॉर जीत रहा था तब तो उसके पास तब भी थोड़ा पैसा आ रहा था एक्वायर की हुई लैंड से, लेकिन जहां पर सेकेंड कोएलिशन के दौरान फ्रांस सारे के सारे युद्ध हारने लग गया और अंत में इजिप्टियन एक्सपीडिशन भी विफल रहा, तो फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई और आर्मी के पास भी अब युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं था। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई थी फ्रांस में। हम देख रहे हैं शुरू से ही फ्रांस में पॉलिटिकली कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है और बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जिसका खामियाजा फ्रांस की आम जनता को भुगतना पड़ रहा था। और इसी के साथ साथ अब फ्रांस की आम जनता चाहती थी इन 10 साल के रेवोल्यूशन का अंत हो और एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजनरी लीडर उनके सामने आए, और वो लीडर बना नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी ने रिजाइन कराया, उसे जबरदस्ती रिजाइन करवाया गया। ट्रेल हार्ट को रिमूव कर दिया गया डायरेक्टरी से। उन्हीं के साथ साथ मर्लिन डे डियो और ला रेबेलियर लेप्यू को फोर्सली रिजाइन करना पड़ा अपनी पोजीशन से। और पॉल बरास जो डायरेक्टर थे डायरेक्टरी के दौरान, उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया पॉलिटिकली। और इसी के साथ साथ एक कूप हुआ जिसे कहा गया कूप ऑफ 1819 ब्रूमेर, जो हुआ 9-10 नवंबर 1799 को। अब यहाँ पर जो ब्रूमेर है ये मंथ है। अगर आपको याद हो जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति में जब नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ तो उन्होंने एक नया कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया था। उसी कैलेंडर के हिसाब से ये 1819 की डेट थी ब्रूमेर, और अभी के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से ये 9 और 10 नवंबर की डेट थी। इस कू के जो मेन प्लॉटर्स थे वो थे अबे सीएस, जो खुद एक डायरेक्टर थे। ये अब संविधान जो लिखा गया था डायरेक्टरी के द्वारा उसे पूरी तरह क्रश करके एक नया संविधान लाना चाहते थे। दूसरे थे टेलेरेंट। टेलेरेंट बेसिकली जो अलीट वर्ग है फ्रांस का उसका सपोर्ट लेकर आए थे इस नए कूप के लिए। और इसके साथ साथ जो डिप्लोमेट है फ्रांस के उनका भी सपोर्ट टेलेरेंट के पास था। जो तीसरे थे वो थे लूसियन बोनापार्टे, ये प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ 500 के। और चौथे थे हीरो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टा। तो इन चार लोगों ने मिलकर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। अब इसका एक सीक्वेंस है। इन्हें पता था कि पेरिस में रहते हुए तो मुश्किल है कू करना, क्योंकि पेरिस सेंटर है रेवोल्यूशन का। यहां पर इतना आसान नहीं होगा कि हम पूरी की पूरी जो लेजिस्लेचर है उसे डिसॉल्व कर दें। तो इन्होंने पूरी की पूरी लेजिस्लेचर को मूव किया सेंट क्लाउड में, जो पेरिस से थोड़ा दूर एक जगह थी। पूरी की पूरी लेजिस्लेचर सेंट क्लाउड में लाई गई और यहां आकर नेपोलियन बोनापार्टा ने और इनके सहयोगियों ने विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया, डायरेक्टरी को अबॉलिश करा और इसी की जगह एक कॉन्सुलेट बनाई गई, जिसमें वैसे तो 3 मेंबर थे लेकिन इसके जो फर्स्ट मेंबर थे वो खुद नेपोलियन बोनापार्टा थे। और नेपोलियन बोनापार्टा के पास पूरी पूरी शक्ति भी दी गई। अब फ्रांस का केवल एक ही लीडर था नेपोलियन बोनापार्टा, और यहीं पर
घोषणा भी की गई कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका यहाँ पर अंत होता है। अब कहने के लिए तो फ्रांस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन एक्चुअल में अब ये एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील हो चुकी थी और फ्रांस में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई और यहीं से शुरू हुआ नेपोलियनिक एरा जो लगभग 1815 तक चला। वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लास्ट वीडियो है, यहीं पर फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, लेकिन एक लेक्चर और आएगा इसके बाद जिसमें मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा कि फ्रांस में इसके क्या इफेक्ट पड़े और यूरोप में इसके क्या इफेक्ट हुए। इसी के साथ साथ विमेंस का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, साइंस और सिंबल्स का क्या रोल था, मीडिया की क्या स्थिति थी, इन सब विषयों में हम बात करेंगे। धन्यवाद।